अभिनय के मामले में तय हुआ कि अंग्रेज कवि डायड्रन की एक संगीत कविता विनय नाटकीय भावाभिव्यक्ति के साथ पढ़ता जाएगा और रंगमंच पर लड़कियां उपयुक्त साज सज्जा के साथ कविता में वर्णित दृश्य का मुख्य अभिनय करती रहेंगी। इसके अलावा लड़कियां अंग्रेजी कविता की पुनरावृत्ति और गान आदि भी करेंगी। विनय को वरदा सुंदरी ने भरोसा दिलाया था कि वे सब मिलकर उसकी तैयारी करा देंगी। वे स्वयं तो बहुत साधारण अंग्रेजी ही जानती थी, किंतु अपने समाज के 2-1 पंडितों पर भरोसा कर रही थी। लेकिन जब अभ्यास के लिए सब जमा हुए तो अपनी आवृत्ति के द्वारा विनय ने वरदा सुंदरी के पंडित समाज को विस्मित कर दिया। अपनी मंडली से बाहर के इस आदमी को सिखा पढ़ाकर तैयार करने के श्रेय से वरदा सुंदरी वंचित रह गई। इससे पहले जिन लोगों ने विनय को आम आदमी समझकर उसकी परवाह नहीं की थी, अब उसका अंग्रेजी ज्ञान देखकर उसका सम्मान करने को विवश हो गए। यहाँ तक कि हारान बाबू ने भी विनय से कभी कभार अपने पत्र में लिखने का अनुरोध किया और सुधीर भी उसकी छात्र सभा में विनय से कभी कभी अंग्रेजी में वक्तव्य देने का आग्रह करने लगा। ललिता की हालत अजब थी। विनय को किसी से कोई सहायता नहीं लेनी पड़ी, इससे वह बहुत प्रसन्न थी। लेकिन इसी से मन ही मन उसे एक असंतोष भी था। विनय उन सब में किसी से कम नहीं है, बल्कि उन सब से पारंगत ही है। इससे मन ही मन वह स्वयं को श्रेष्ठ समझेगा और उनसे कुछ भी सीखने की उसे आवश्यकता ना होगी, यह बात उसे कचोट रही थी। विनय के संबंध में वह ठीक क्या चाहती है, उसका मन क्या होने से अपनी सहज अवस्था में आ सकेगा, यह उस समय भी वह स्वयं नहीं समझ पाती थी। इससे उसकी अप्रसन्नता छोटी छोटी बातों में भी रूखे ढंग से प्रकट होकर घूम फिरकर विनय को ही निशाना बनाने लगी। विनय के प्रति यह न्याय नहीं है और शिष्टाचार भी नहीं है, यह वह खूब समझ रही थी। समझकर उसे दुख होता था और वह अपने को संयत करने की काफ़ी कोशिश भी करती थी, लेकिन अचानक किसी बहुत ही साधारण बात पर उसके अंतस की एक अंतर्ज्वाला संयम का शासन तोड़कर फूट पड़ती थी। वह स्वयं नहीं जान पाती थी कि ऐसा क्यों होता है। अब तक जिस चीज़ में भाग लेने के लिए ललिता लगातार विनय पर दबाव डाल रही थी, अब उसी से हटाने के लिए उसने विनय की नाक में दम कर दिया। लेकिन विनय अकारण ही अब सब सारे आयोजन को बिगाड़ कर कैसे अलग हो जाए। समय भी अधिक नहीं था और अपने में एक नई निपुणता पहचान कर विनय को कुछ उत्साह भी हो आया था। अंत में ललिता ने वरदा सुंदरी से कहा, मैं इसमें नहीं रहूँगी। अपनी मंझली लड़की को वरदा सुंदरी अच्छी तरह जानती थी, इसलिए अत्यंत शंकित होकर उन्होंने पूछा, क्यों? ललिता ने कहा, मुझसे नहीं होता। वास्तव में बात यह थी, जब से विनय को अनाड़ी समझना संभव ना रहा, तभी से किसी तरह भी ललिता विनय के सामने कविता की आवृत्ति या अभिनय का अभ्यास करने को राजी नहीं होती थी। वह कहती, मैं अपने आप अलग अभ्यास करूंगी। इसमें हालांकि सभी के अभ्यास में बाधा पड़ी थी, लेकिन ललिता को किसी तरह मनाया नहीं जा सका। अंत में हार मानकर अभ्यास से ललिता को अलग करके ही काम चलाना पड़ा। जब ललिता ने अंतिम समय पर बिल्कुल ही अलग हो जाना चाहा, तब वरदा सुंदरी के सिर पर जैसे बिजली गिरी। वे जानती थी कि इस समस्या को सुलझाना उसके बस की बात नहीं है, इसलिए उन्होंने परेश बाबू की शरण ली। साधारण बातों में परेश बाबू कभी उन लड़कियों की इच्छा अनिच्छा में हस्तक्षेप नहीं करते थे, लेकिन चूंकि उन्होंने मजिस्ट्रेट को वचन दिया है और उसी के अनुसार उस तरफ से सारा प्रबंध भी किया गया है और समय भी बहुत कम है, ये सब बातें सोचकर परेश बाबू ने ललिता को बुलाकर उसके सिर पर हाथ फेरकर कहा, ललिता, अब तुम्हारा अलग हो जाना तो ठीक नहीं होगा। रुंधे हुए गले से ललिता ने कहा, बाबा, मुझसे नहीं होता, मुझे आता ही नहीं। परेश बाबू बोले, अच्छा नहीं कर पाओगी उसमें तुम्हारा अपराध नहीं होगा, पर करोगी ही नहीं तो अन्याय होगा। सिर झुकाए ललिता खड़ी रही। परेश बाबू कहते गए, बेटी, जब तुमने जिम्मा लिया है तब निभाना तो तुम्हें होगा ही। कहीं अहंकार को ठेस ना लगे, यह सोचकर भागने का समय तो अब नहीं है। लगने दो ठेस, उसकी उपेक्षा करके भी तुम्हें कर्तव्य करना ही होगा। क्या इतना भी नहीं कर सकोगी? मुंह उठाकर ललिता ने पिता की ओर देखकर कहा, कर सकूंगी। उस दिन शाम को विशेष रूप से विनय के सामने ही अपना सब संकोच त्याग कर एक अतिरिक्त जोश के साथ स्पर्धा लगाकर ललिता अपने कर्तव्य की ओर अग्रसर हुई। विनय ने अब तक उसकी आवृत्ति नहीं सुनी थी, आज सुनकर चकित रह गया।
इतना स्पष्ट अत्रुटि वाला उच्चारण, कहीं कोई अटक नहीं, और भाव प्रकटन में एक ऐसा निसंशय उत्साह कि उसे सुनकर विनय को आशातीत आनंद हुआ। ललिता का मृदु कंठ स्वर बहुत देर तक उसके कानों में गूंजता रहा। कविता की भावपूर्ण अच्छी आवृत्ति करने वाले श्रोता के मन में एक विशेष मोह उत्पन्न करता है। कविता का भाव उसके पढ़ने वाले को महिमा मंडित करता है। वह उसके कंठ स्वर, उसकी मुख राशि और उसके चरित्र में मिलजुल कर दिखता है। फूल जैसे पेड़ के डालों को एक विशेष खूबसूरती देती है, वैसे ही कविता की आवृत्ति करने वाले के लिए है। विनय के लिए ललिता भी कविता द्वारा मंडित होने लगी। इतने दिन तक अपनी तीखी बातों से वह अनवरत विनय को उत्तेजित करती रही थी। जैसे जहाँ चोट लगी हो वहाँ बार बार हाथ पहुँचता है, वैसे ही विनय भी कई दिन से ललिता की तीखी बातों और दंशक हास्य के सिवा कुछ सोच ही नहीं पाता था। ऐसा ललिता ने क्यों किया, वैसा क्यों कहा, बार बार उसे इस बात के बारे में सोचना पड़ता रहा है। ललिता के क्षोभ का रहस्य जितना वह नहीं समझ सका, उसी अनुपात में ललिता की चिंता उसके मन पर और अधिकार जमाती रही है। सवेरे नींद से जागकर सहसा यही बात उसे याद आए। परेश बाबू के घर जाते समय प्रतिदिन उसके मन में यह संदेह उठा है कि आज ललिता ना जाने कैसे पेश आएगी। जिस दिन ललिता जरा सी प्रसन्न दिखी है, उस दिन विनय ने राहत की लंबी सांस ली है और इस बात को लेकर विचार किया है कि कैसे उसके इस भाव को स्थायी बनाया जा सकता है। यद्यपि ऐसा कोई उपाय कभी नहीं सोच पाया जो उसके वश का हो। पिछले कई दिनों के इस मानसिक द्वंद्व के बाद ललिता की काव्य आवृत्ति के माधुर्य की विशेषता ने विनय को प्रबल रूप से प्रभावित किया। उसे इतना अच्छा लगा कि वह यह सोच ही नहीं पाया कि किन शब्दों से उसकी प्रशंसा करे। अच्छा बुरा कुछ भी ललिता के मुंह पर कहने का उसे साहस नहीं होता, क्योंकि मानव चरित्र का यह साधारण नियम है कि अच्छा कहने से अच्छा लगे ललिता पर लागू भी नहीं हो सकता, बल्कि शायद साधारण नियम होने के कारण ही लागू ना हो सके। इसलिए विनय ने उत्फुल्ल हृदय से वरदा सुंदरी के सामने ललिता की योग्यता की अधिक ही प्रशंसा की। इससे विनय की विद्या और बुद्धि के बारे में वरदा सुंदरी की श्रद्धा और भी बढ़ गई है। अचरज की एक और भी बात देखने को आई। ललिता ने ज्यों ही स्वयं यह अनुभव किया कि उसकी आवृत्ति और अभिनय निर्दोष हुए हैं, वह अपने कर्तव्य की दूरता के पार वैसे ही सजभाव से चल निकली। जैसे कोई सुगठित नौका लहरों को काटती हुई बढ़ती चली जाती है, विनय के प्रति उसकी कटुता भी जाती रही और उसे विमुख करने की चेष्टा भी उसने छोड़ दी। बल्कि अभिनय के बारे में उसका उत्साह बहुत बढ़ गया और अभिनय के मामले में वह विनय को पूरा सहयोग देने लगी। यहाँ तक कि आवृत्ति के या किसी भी विषय के संबंध में विनय से उपदेश लेने में भी उसे कोई आपत्ति ना रही। ललिता में इस बदलाव से विनय की छाती पर से जैसे एक भारी बोझ सा उतर गया। वह इतना आनंदमग्न हुआ कि जब तब आनंदमयी के पास जाकर छोटे बालकों की भांति उधम करने लगा। सुचरिता के पास बैठकर वह बहुत सारी बातें करने की सूझ भी उसे थी, लेकिन सुचरिता से आजकल उसकी भेंट ही नहीं होती। अवसर मिलते ही वह ललिता के साथ बातचीत करने बैठ जाता। हालांकि ललिता से बातें करने में उसे विशेष सतर्क रहना पड़ता। ललिता मन ही मन उस पर और उसकी सभी बातों पर बड़ी कड़ाई के साथ मनन करती है, यह जानकर ललिता के सामने उसकी बातों की धारा सहज वेग से नहीं बहती थी। ललिता बीच बीच में कह उठती थी, आप ऐसे क्यों बातें करते हैं, मानो किताब में से पढ़कर आए हो और उसे ही दोहरा रहे हो। विनय जवाब देता, मैं इतने वर्षों से केवल किताबें ही पढ़ता रहा हूँ, इसलिए मन भी छपी हुई किताब जैसा हो गया है। ललिता कहती, आप ज़्यादा अच्छी तरह बात कहने की चेष्टा ना किया करें, अपनी बात अपने सीधे सरल ढंग से कह दिया करें। आप ऐसे संवार कर बात कहते हैं तो मुझे भ्रम होता है कि और किसी की बात को आप सजा संवार कर कह रहे हैं। इसलिए कभी कोई बात अपनी स्वाभाविक क्षमता के कारण साफ सुथरे ढंग से विनय के मन में आती भी थी तो ललिता से कहते समय वह यत्नपूर्वक उसे सरल बनाकर छोटी करके कहता था। कोई अलंकृत वाक्य सहसा उसके मुंह से निकल जाने पर वह झेंप जाता था। ललिता के मन के भीतर अकारण घिरी हुई घटा जाने से उसका हृदय का उज्ज्वल हो उठा।
उसमें यह परिवर्तन देखकर वरदा सुंदरी को भी आश्चर्य हुआ। अब पहले की भांति ललिता बात बात में आपत्ति करके विमुख होकर नहीं बैठ जाती, बल्कि सब कामों में उत्साह के साथ सहयोग देती है। आगामी अभिनय की साज सज्जा अधिक सभी विषयों में उसे रोजाना की तरह तरह की नई बातें सूझती रहती और उन्हीं को लेकर वह सभी को परेशान कर देती। इस मामले में वरदा सुंदरी का कितना ही अधिक उत्साह रहा हो, खर्च की बात भी वह सोचती थी। जब ललिता अभिनय के मामले में उदासीन थी, तब उनके चिंतित होने का जितना कारण था, अब उसकी उत्साहित अवस्था में भी उतना ही संकट पैदा हो गया है। ललिता की उत्तेजित कल्पना वृत्ति पर चोट करने पर भी वरदा सुंदरी को साहस नहीं होता था, क्योंकि ललिता को जिस काम में उत्साह होता, उसमें थोड़ी भी कमी रह जाने से वह इतनी उदासीन हो जाती थी कि फिर उस काम में सहयोग देना ही उसके लिए संभव नहीं रह जाता था। अनेक बार अपने उत्साह में ललिता के पास भी जाती। सुचरिता हंसती, बात करती। ललिता को उसकी बातों में बार बार एक रुकावट का अनुभव होता, जिसके कारण नाराज होकर वह लौट जाती। उसने एक दिन परेश बाबू से जाकर कहा, बाबा, सुचि दीदी कोने में बैठी बैठी किताबें पढ़ेंगी और हम नाटक करने जाएंगी। यह नहीं होगा, उन्हें भी हमारे साथ शामिल होना होगा। कुछ दिनों से परेश बाबू भी सोच रहे थे कि ना जाने क्यों सुचरिता अपने बहनों से दूर हटती जा रही है। उन्हें शंका हो रही थी कि ऐसी हालत उसके चरित्र के लिए स्वास्थ्यकर ना होगी। ललिता की बात सुनकर आज उन्हें लगा कि आमोद प्रमोद में सब साथ शामिल ना होने से सुचरिता का यह दुराव बढ़ता ही जाएगा। उन्होंने ललिता से कहा, अपनी माँ से कहो ना। ललिता ने कहा, माँ से तो कहूँगी, किंतु सुचि दीदी को राजी करने का जिम्मा आपको लेना होगा। जब परेश बाबू ने सुचरिता से कह दिया, तब वह और आपत्ति ना कर सकी तथा अपने कर्तव्य पालन में लग गई। सुचरिता के अपने एकांत कोने से निकलकर बाहर आते ही विनय ने फिर उसके साथ पहले की भांति बातचीत का सिलसिला जमाने की चेष्टा की, पर इधर कई दिनों से ना जाने क्या हो गया था कि वह सुचरिता के पास पहुंच ही नहीं पाता। उसके चेहरे पर उसकी दृष्टि में एक ऐसी दूरी रहती कि उसकी ओर बढ़ने में झिझक होती। पहले भी कामकाज और मिलने जुलने में सुचरिता में एक स्थिरता रहती थी, पर अब तो वह जैसे बिल्कुल अलग हो गई थी। अभिनय और अभ्यास में वह जो योग देने लगी थी, उससे भी उसका अलगाव कम नहीं हुआ। काम के समय में उसका जितना भाग होता, पूरा होते ही वह अलग हो जाती। सुचरिता की इस दूरी से विनय को पहले तो बड़ी ठेस पहुंची। विनय मिलनसार आदमी था, जिनसे उनका अपनत्व होता। उनकी ओर से किसी प्रकार की अड़चन होने पर विनय को पीड़ा होती। इस परिवार में इतने दिनों से विशेष रूप से वह सुचरिता से ही सम्मान पाता रहा है। अब बिना कारण सहसा उपेक्षित होने से उसे बड़ा कष्ट हुआ। जब उसने देखा कि ऐसे ही कारण से ललिता भी सुचरिता पर नाराज हो रही है, तब उसे सांत्वना मिली और उसकी घनिष्ठता ललिता से और भी बढ़ गई। सुचरिता को उसे और दूर हटाने का मौका ना देकर उसने स्वयं ही सुचरिता का निकट संपर्क छोड़ दिया और देखते ही देखते इस प्रकार सुचरिता विनय से बहुत दूर चली गई। इस बार इतने दिन गोरा की अनुपस्थिति रहने से विनय परेश बाबू के परिजनों से बिना किसी बाधा के अच्छी तरह घुल मिल गया था। विनय के स्वभाव का इस प्रकार निर्बाध परिचय पाकर परेश बाबू के घर के सभी लोग पूर्ण रूप से संतुष्ट थे। उधर विनय को भी इस तरह अपनी सहज स्वाभाविक अवस्था प्राप्त करके जो आनंद मिला, वह पहले कभी नहीं मिला था। वह इन सब को अच्छा लगता है, इस बात का अनुभव करके उसकी अच्छा लगने की शक्ति जैसे और बढ़ गई। अपनी प्रकृति के इस विकास के समय स्वयं को एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में अनुभव करने के समय सुचरिता विनय से दूर हो गई और किसी दूसरे समय यह क्षति, यह आघात विनय के लिए असह्य होता, पर इस समय वह उसे सहज ही अप्रभावी कर गया। यह भी आश्चर्य की बात थी कि ललिता ने भी सुचरिता का भाव परिवर्तन जानकर पहले की तरह उसके प्रति नाराजगी नहीं दिखाई। क्या काव्य आवृत्ति और अभिनय के उत्साह ने ही उस पर पूरा अधिकार कर लिया था? इधर हारान बाबू भी अभिनय में सुचरिता को योग देते देखकर सहसा उत्साहित हो उठे। उन्होंने स्वयं प्रस्ताव किया कि वे भी पैराडाइज लॉस्ट के एक अंश का पाठ करेंगे और डायड्रन के काव्य की आवृत्ति की भूमिका के रूप में संगीत की मोहिनी शक्ति के बारे में एक छोटा सा भाषण भी देंगे। वरदा सुंदरी को मन ही मन यह बहुत बुरा लगा और ललिता भी इसमें प्रसन्न नहीं हुई। हारान बाबू मजिस्ट्रेट से स्वयं मिलकर पहले ही यह मामला पक्का कराए थे।
जब ललिता ने कहा कि कार्यक्रम को इतना लंबा कर देने पर मजिस्ट्रेट शायद ऐतराज करे, तब हारान बाबू ने जेब से मजिस्ट्रेट का कृतज्ञता प्रकट करता हुआ पत्र निकालकर दिखाते हुए ललिता को निरुत्तर कर दिया। गोरा बिना कारण यात्रा पर चला गया, कब लौटकर आएगा यह कोई नहीं जानता। सुचरिता ने यद्यपि सोच रखा था कि इस बारे में किसी से बात को मन में स्थान ना देगी, फिर भी रोज ही उसके मन में यह आशा उठती कि शायद आज गोरा आ जाए। वह इस आशा को किसी तरह मन से ना निकाल पाती। जिस समय गोरा की उदासीनता और अपने मन की व्यवस्था के कारण सुचरिता को बहुत अधिक पीड़ा हो रही थी, जब किसी तरह इस जाल को काटकर भाग जाने के लिए उसका मन व्याकुल हो रहा था, तब एक दिन हारान बाबू ने परेश बाबू से फिर अनुरोध किया कि विशेष रूप से ईश्वर का नाम लेकर सुचरिता के साथ उनका संबंध पक्का कर दिया जाए। परेश बाबू ने कहा, अभी तो विवाह में बहुत देर है, इतनी जल्दी बन जाना क्या सही रहेगा? हारान बाबू बोले, विवाह से कुछ समय पहले ऐसी बद्ध अवस्था में रहना दोनों के मन की एकलयता के लिए मेरी समझ में विशेष आवश्यक है। पहले परिचय और विवाह के बीच एक ऐसा आध्यात्मिक संबंध जिसमें सामाजिक दायित्व नहीं है फिर भी बंधन है और बहुत हितकारी होगा। परेश बाबू ने कहा, अच्छा सुचरिता से पूछ कर देखूं। हारान बाबू ने कहा, उन्होंने तो पहले ही सम्मति दे दी है। हारान बाबू के प्रति सुचरिता के मनोभाव के संबंध में परेश बाबू को अब भी संदेह था। उन्होंने इसलिए स्वयं सुचरिता को बुलाकर हारान बाबू का प्रस्ताव उसके सम्मुख रखा। सुचरिता अपनी दुविधा में पड़े हुए जीवन को कहीं भी अंतिम रूप से समर्पित कर सके तो उसे शांति मिले, इसलिए उसने अविलंब ऐसे निश्चिंत ढंग से स्वीकृति दे दी कि परेश बाबू का सब संदेह मिट गया। विवाह से इतना पहले बन जाना ठीक है या नहीं, इस बात को अच्छी तरह सोच लेने के लिए सुचरिता से उन्होंने अनुरोध किया। फिर भी सुचरिता ने प्रस्ताव के बारे में कोई आपत्ति नहीं की। ब्राउनलो साहब के निमंत्रण से निपटकर एक विशेष दिन निश्चित करके सभी को बुलाकर भावी दंपत्ति का संबंध पक्का कर दिया जाए, यह तय हो गया। सुचरिता को थोड़ी देर के लिए लगा जैसे उसका मन राह के ग्रास से मुक्त हो गया है। उसने मन ही मन निश्चय किया कि हारान बाबू से विवाह हो जाने पर ब्रह्म समाज के काम में जुट जाने के लिए वह दृढ़ होकर अपने मन को तैयार करेगी। उसने प्रण किया कि प्रतिदिन वह थोड़ा थोड़ा करके हारान बाबू से ही धर्म तत्व संबंधी अंग्रेजी पुस्तक पढ़ेगी और उनके निर्देश के अनुसार चलेगी। जो कठिन होगा बल्कि जो अप्रिय होगा उसी को ग्रहण करने की प्रतिज्ञा मन ही मन करके उसे एक संतोष का अनुभव हुआ। हारान बाबू द्वारा संपादित अंग्रेजी पत्र कुछ दिनों से उसने नहीं पढ़ा था। आज प्रकाशित होते ही वह उसके पास पहुंच गया। शायद हारान बाबू ने विशेष रूप से उसके लिए भिजवा दिया था। पत्र लिए कमरे में जाकर सुचरिता स्थिर चित्त होकर बैठ गई और परम कर्तव्य की तरह उसे पहली पंक्ति से पढ़ने लगी। मन में श्रद्धा लेकर स्वयं को छात्र मानकर वह पत्रिका से आदेश ग्रहण करने लगी, लेकिन पाल के सहारे बहती हुई नाव हठात पहाड़ से टकराकर टेढ़ी हो गई। पत्र के इस अंक में पुरानी पीढ़ी नामक एक प्रबंध था, जिसमें ऐसे लोगों पर कटाक्ष किया गया था जो वर्तमान काल में रहते हुए भी प्राचीन काल की ओर मुँह किए रहते हैं। उनकी युक्तियां असंगत नहीं थी, बल्कि सुचरिता स्वयं ऐसी ही युक्तियां खोजती रही थी, किंतु प्रबंध पढ़ते ही वह जान गई कि वह गोरा को लक्ष्य करके लिखा गया है। हालांकि उसमें गोरा का नाम या उसके लिखे किसी प्रबंध का कोई जिक्र न था। सैनिक जैसे बंदूक की प्रत्येक गोली से एक एक आदमी को मार गिराकर प्रसन्न होता है, इस प्रबंध के प्रत्येक वाक्य से वैसे ही किसी सजीव पदार्थ को बद्ध कर सकने का एक हिंसामय आनंद प्रकट हो रहा था। वह प्रबंध सुचरिता से सहन नहीं हुआ। उसकी प्रत्येक युक्ति को काट फेंकने के लिए वह छटपटा उठी। उसने मन ही मन सोचा, गौरमोहन बाबू चाहे तो इस प्रबंध को धूल धूसरित कर सकते हैं। गोरा का उज्जवल चेहरा उसके आंखों के आगे सजीव हो उठा और उसका प्रबल कंठ स्वर सुचरिता के हृदय प्रवेश के भीतर तक गूंज गया। चेहरे और उस कंठ स्वर की असाधारणता के आगे इस प्रबंध और उसके लेखक की क्षुद्रता उसे इतनी ओछी जान पड़ी कि पत्र को उसने फर्श पर फेंक दिया। उस दिन बहुत दिनों के बाद अपने आप सुचरिता विनय के पास आकर बैठी और बातों बातों में बोली, अच्छा आपसे तो कहा था कि जिन पत्रों में आप लोगों के लेख छपे हैं
आप पढ़ने के लिए देंगे, अभी तक तो दिए नहीं। विनय यह नहीं कह सका कि इस बीच सुचरिता का बदला हुआ रूप देखकर उसे अपना वायदा पूरा करने का हौसला नहीं हुआ। उसने कहा, मैंने वे सब इकट्ठे कर रखे हैं, कल ले आऊँगा। अगले दिन पुस्तिकाओं और पत्रों की पोटली लाकर विनय सुचरिता को दे गया। उन्हें पाकर सुचरिता ने फिर उन्हें पढ़ा नहीं, बक्से में बंद करके रख दिया। पढ़ने की बहुत अधिक इच्छा नहीं हुई, इसलिए नहीं पढ़ा। वह मन को किसी तरह भी भटकाने नहीं देगी। उसने प्रतिज्ञापूर्वक विद्रोही चित्त को एक बार फिर हारान बाबू के शासन को सौंपकर राहत पाई। रविवार की सुबह आनंदमयी पान लगा रही थी और शशिमुखी उनके पास बैठी सुपारी काटकर ढेर लगा रही थी। इसी समय कमरे से विनय के आते ही अपनी गोद की सुपारियां फेंक कर हड़बड़ाती हुई शशिमुखी उठकर भाग गई। आनंदमयी थोड़ा सा मुस्कुरा दी। बड़ी जल्दी विनय सबसे घुल मिल गया था। अब तक शशिमुखी से भी उसका काफ़ी मेलजोल था। दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी छकाते भी रहते थे। विनय के जूते छिपाकर शशिमुखी विनय से कहानी सुनने की युक्ति किया करती। विनय ने शशिमुखी के ही जीवन की एक दो साधारण घटनाएं लेकर उन्हीं में खूब नमक मिर्च लगाकर कुछ कहानियां गढ़ रखी थी। इनके सुनाए जाने पर शशिमुखी बहुत चिढ़ती थी। पहले तो वह सुनाने वाले पर झूठ बोलने का आरोप लगाकर जोर जोर से प्रतिवाद करती, फिर हार कर भाग जाती थी। उसने भी बदले में विनय के जीवन चरित्र को तोड़ मरोड़ कर कहानी गढ़ने की कोशिश की थी, किंतु रचना शक्ति विनय के बराबर ना होने के कारण इसमें विशेष सफलता ना पा सकी थी। जो हो, विनय के पहुंचते ही शशिमुखी सब काम छोड़कर उसके साथ छेड़छाड़ करने दौड़ी आती थी। इतना उत्पात करने पर कभी कभी आनंदमयी उसे डांट देती थी, किंतु कसूर अकेली शशिमुखी का नहीं होता था, क्योंकि पहले विनय ही उसे इतना चिढ़ा देता था कि वह अपने को रोक ना सकती थी। वहीं आज जब विनय को देखते ही हड़बड़ाकर कमरे से भाग गई तो आनंदमयी को हंसी आ गई, किंतु यह हंसी सुख की नहीं थी। इस छोटी सी घटना से विनय को भी ऐसा धक्का पहुंचा कि वह कुछ देर तक गुमसुम बैठा रहा। उसके लिए शशिमुखी से विवाह करना कितना असंगत होगा, यह ऐसी छोटी छोटी बातों से ही प्रत्यक्ष हो जाता था। विनय ने इसके लिए जब स्वीकृति दी थी तब केवल गोरा के साथ अपनी मित्रता की बात ही सोचता रहा था। स्वयं विवाह को उसने कल्पना के द्वारा मूर्त करके नहीं देखा था। इसके अलावा विनय ने इस बात पर गौरव करते हुए पत्रों में अनेक लेख भी लिखे थे कि हमारे देश में विवाह संस्कार मुख्यतया व्यक्तिगत संबंध नहीं बल्कि पारिवारिक संबंध है। उसने विवाह के संबंध में अपनी स्वयं की निजी इच्छा या अनिच्छा को कोई महत्व नहीं दिया था। आज जब शशिमुखी विनय को देखकर उसे अपना वर जान दांतों से जीभ काटकर भाग गई, तब शशिमुखी के साथ अपने भावी संबंध का उसे एक साकार रूप दिखाई पड़ा। उसका समूचा अंतःकरण पल भर में ही विद्रोही हो उठा। गोरा उसे उसकी प्रकृति के विरुद्ध कितनी दूर तक लिए जा रहा था, यह समझकर गोरा के ऊपर गुस्सा हो आया और अपने प्रति धिक्कार का भाव पैदा हुआ। यह याद करके कि शुरू से ही आनंदमयी इस विवाह का निषेध किया था, विनय का मन उनकी दूरदर्शिता के प्रति एक विस्मय मिश्रित श्रद्धा से भर आया। विनय के मन का भाव आनंदमयी ने समझ लिया। उसे दूसरी ओर प्रवृत्त करने के लिए उन्होंने कहा, विनय, कल गोरा की चिट्ठी आई थी। विनय ने कुछ अनमने भाव से ही कहा, क्या क्या लिखा है? आनंदमयी बोली, अपनी तो कुछ खास खबर नहीं दी, देश के छोटे लोगों की दुर्दशा देखकर दुखी होकर लिखा है। घोसपाड़ा नाम के किसी गांव में मजिस्ट्रेट ने क्या क्या अन्याय किए हैं उसी का वर्णन है। विनय ने गोरा के विरुद्ध उत्तेजना के कारण ही अधीर होकर कहा, गोरा की नज़र बस उसी तरफ ही है। हम लोग जो समाज की छाती पर सवार होकर रोज न जाने कितने अन्याय करते हैं, उन सब की लीपापोती करते हुए क्या यह कहते रहना होगा कि ऐसा सत्कर्म दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता? सहसा गोरा पर ऐसे आरोप लगाकर विनय अपने को जैसे दूसरे पक्ष में खड़ा कर रहा हो, यह देखकर आनंदमयी हंस दी। विनय ने कहा, माँ तुम हंस रही हो, सोच रही हो कि एकाएक विनय को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? क्यों गुस्सा आ रहा है तुम्हें बताता हूँ। उस दिन सुधीर नैहाटी स्टेशन पर मुझे अपने एक मित्र के बागान में ले गया था। हम लोगों के सियालदह से चलते ही बारिश शुरू हो गई।
सौदपुर स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो देखा कि साहबी कपड़े पहने हुए एक बंगाली ने ठाठ से सिर पर छाता लगाए हुए अपनी बहू को गाड़ी से उतारा। बहू की गोद में एक छोटा बच्चा भी था। बदन की मोटी चादर से किसी प्रकार बच्चे को ढककर वह बेचारी खुले प्लेटफॉर्म पर एक ओर खड़ी ठंड और लज्जा से सिकुड़ती हुई भीगती रही और पति महोदय सामान के पास छाता लगाए खड़े चिल्लाते रहे। मैंने पल भर में ही समझ लिया कि सारे बंगाल में चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे भद्र घर की हो, चाहे मामूली किसी स्त्री के सिर पर छाता नहीं होता। जब देखा कि स्वामी तो निर्लज भाव से सिर पर छाता ताने खड़े हैं और उनकी स्त्री अपने को चादर से ढकती हुई चुपचाप भीग रही है, मन ही मन इस दुर्व्यवहार से दुखी नहीं है और स्टेशन पर मौजूद लोगों में से किसी को भी इसमें कोई अनौचित्य नहीं दिखाई दिया। तभी से मैंने निश्चय कर लिया है कि अब कभी मुंह से कविताई की वे झूठी बातें नहीं निकालूंगा कि हम लोग स्त्रियों को बहुत अधिक सम्मान करते हैं, उन्हें लक्ष्मी और देवी मानते हैं। देश को हम लोग मातृभूमि कहते हैं, लेकिन देश की इस मातृ मूर्ति की महिमा यदि हम देश की स्त्रियां में ही प्रत्यक्ष ना करें, अगर बुद्धि से, शक्ति से, उदार कर्तव्य बोध से स्त्रियों को उनके सतेज, सरल, संपूर्ण रूप में ना देखें, अपने घरों में केवल दुर्बलता, संकीर्णता और अधूरापन ही देखते रहे, तो देश का रूप हमारे सम्मुख कभी उज्जवल नहीं हो सकता। सहसा अपने उत्साह पर झेंपकर विनय ने सहज स्वाभाविक स्वर में कहा, माँ तुम सोच रही हो बीच बीच में विनय ऐसी बड़ी बड़ी बातें करता हुआ अक्सर लेक्चर झाड़ा करता है और आज भी इसे बोलने की भूख लगी हुई है। मेरी बातें लेक्चर जैसी आदत के कारण हो जाती है, लेकिन आज यह लेक्चर नहीं दे रहा हूँ। देश की लड़कियों का देश के लिए कितना महत्व है, पहले यह मैं अच्छी तरह नहीं समझता था, कभी सोचता भी नहीं था। माँ और ज़्यादा बकबक नहीं करूँगा, मैं ज़्यादा बोलता हूँ इसलिए मेरी बात को कोई मेरे मन की बात नहीं समझता। अब से थोड़ा बोला करूँगा। विनय और अधिक देर नहीं ठहरा, वैसा ही उत्साह भर मन लिए चला गया। आनंदमयी ने महिम को बुलाकर कहा, बेटा अपनी शशिमुखी का विवाह विनय के साथ नहीं होगा। महिम, क्यों, तुम्हारी राय नहीं है? आनंदमयी, यह संबंध अंत तक टिकेगा नहीं, इसलिए मेरी राय नहीं है, नहीं तो मेरी राय भला क्यों नहीं होती। महिम, गोरा राजी हो गया है, विनय भी राजी है, तब टिकेगा क्यों नहीं? यह जरूर है कि तुम्हारी राय ना होगी तो विनय हरगिज शादी नहीं करेगा, यह मैं जानता हूँ। आनंदमयी, विनय को मैं तुमसे अधिक जानती हूँ। महिम, गोरा से भी अधिक? आनंदमयी, हाँ गोरा से भी अधिक जानती हूँ, इसलिए हर तरफ से सोचकर ही मेरी राय नहीं है। महिम, अच्छा गोरा वापस आ जाए। आनंदमयी, महिम मेरी बात सुनो, इसे लेकर यदि अधिक दबाव डालोगे तो आगे चलकर मुसीबत होगी। मैं नहीं चाहती कि इस मामले में गोरा विनय से कुछ कहे। अच्छा देखा जाएगा। यह कहते हुए महिम ने एक और पान मुंह में दबाया और गुस्से से भरे हुए कमरे से चले गए।